हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट concept. I can say that each and every year they ask in the competitive exam. So I have compiled all the factors which can affect the acidity of a particular molecules. तो उसको स्टार्ट करते हैं। See, as far as the acidity of molecule is concerned, it is governed by the 5 factors. उसको मैंने एक साथ लिख दिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कार्डियो। ठीक है, अब कार्डियो में 6 अल्फ़ाबेट है, तो इसमें से 5 अल्फ़ाबेट जो हैं एक एक करके एक एक चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और वो मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं, आप समझ सकते हैं। अब सी फॉर होता है चार्ज ऑन एटम। ठीक है भाई। सेकंड जो है आर का मतलब हो जाएगा रोल ऑफ एटम। ए फॉर रोल ऑफ एटम है, आर फॉर हो जाएगा बराबर आप जो सोच रहे हैं दैट इज रेजोनेंस। यस, ठीक है भाई। और डी फॉर होता है डाइपोल इंडक्शन होता है, बट डी फॉर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। नेचर, नंबर एंड द डिस्टेंस। नेचर, नंबर एंड द डिस्टेंस। ये क्या है, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओ फॉर ऑर्बिटल, एंड ऑर्थो इफेक्ट भी आप समझ लीजिए, ऑर्थो इफेक्ट। तो ओ फॉर ऑर्बिटल और ओ फॉर ऑर्थो इफेक्ट, बट ऑर्थो इफेक्ट जो है वो आपको एरोमेटिक सिस्टम में ही दिखेगा, तो वो साइड में रखिए, बट आप कार्डियो को माइंड में रखिएगा। ऑर्थो इफेक्ट को मैं अलग से समझाऊंगा। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर जो है आपकी एसिडिटी किसी भी मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चार्ज ऑफ एन एटम। अगर आपके पास अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे, जैसे वाटर का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, पहला वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, द फर्स्ट वन दैट इज़ चार्ज। ठीक है, तो ये पहले वाले में अगर मैंने नेगेटिवली आयन लिखा है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वाटर, फिर हाइड्रोनियम आयन है H3O+। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ एन एसिडिटी ऑफ हियर, सो व्हाट वी कैन से दैट एसिडिटी जो है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती है। वैसे इनका सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। द कॉन्जुगेट बेस इफ़ इट इज़ स्टेबल तो वो वीक हो जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने सबको एक साथ कपल किया है। सो द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द एसिडिटी इज़ द चार्ज ऑफ एन एटम। इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सो दैट फेलो विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वन और नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? अगर आपने इसी के अंदर और समझने की कोशिश की, सो वी कैन हैव NH2 दैट इज़ नेगेटिव, देन वी कैन हैव हियर अमोनिया, एंड देन वी कैन हैव NH4+। तो ये भी वही ऑर्डर जा रहा है। तो कभी भी अगर आपके पास 2 स्पीसीज़ दी गई हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ मोर एसिडिक, तो आपको देखना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है क्या। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहली बात तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज तो डाइजेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आपको आते जाएगा उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज नाउ दैट फेलो इज़ मोर एंड मोर डेस्परेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ अबाउट द चार्ज। नाउ द नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ एन एटम। रोल ऑफ एन एटम में हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जाएंगे एंड डाउन द पीरियोडिक टेबल जाएंगे। अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल अगर आप मूव कर रहे हो, सेकेंड फैक्टर जो है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, तो आप जैसे कि सेकेंड फैक्टर इज़ द रोल ऑफ एन एटम। सो रोल ऑफ एटम में पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस आप मूव करेंगे। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस आप मूव कर रहे हैं, अक्रॉस पीरियोडिक टेबल आपकी जो एसिडिटी है दैट इज़
acidity increases with इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है भाई, आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो रोल ऑफ एन एटम आ रहा है, इफ़ देर इज़ अ मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज़ कमिंग टू द पिक्चर दैट विल कॉज द मोर एसिडिटी. एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वी गॉट अ CH4 एंड वी गॉट अ NH3, फिर आपका क्या आता है भाई ऑक्सीजन दैट इज़ वाटर, फिर क्या आता है भाई HF. बस समझ में आ रही है. अगर आपने इसमें कंपेयर करने का कोशिश किया विच इज़ मोर एसिडिक, सो व्हाट आई कैन से दैट HF इज़ मोर एसिडिक देन दिस. कॉन्जुगेट बेस बना के भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कॉन्जुगेट बेस का ही इसका होल एंड सोल कंसेप्ट है, बट मैंने सबको एक साथ कपल करा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CH3 माइनस हो जाएगा, ये NH2 माइनस हो जाएगा, ये H2O है तो OH माइनस, ये F माइनस हो जाएगा. तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो वो आपका वीक हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर बेस, एंड देन करस्पॉन्डिंग एसिड विल बी द स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द रोल ऑफ एन एटम. अब मैं डाउन द ग्रुप जाऊँगा, किधर जाऊँगा भाई, डाउन द ग्रुप, ठीक है. बट डाउन द ग्रुप, डाउन द पीरियोडिक टेबल, एसिडिटी इंक्रीजेज विथ साइज. इसका मतलब क्या भाई, जैसे आप HF, HCl, HBr, HI की बात करते हो, तो यहाँ पे पहले आपने HF लिखना है, फिर HCl लिखना है, HBr लिखना है और HI लिखना है. ये तो काफ़ी फेवरेट है, आपको पता है, ये इसका एसिडिटी ऑर्डर ये जाता है. बात समझ में आ रही है. यहाँ का सेंट्रल एटम क्या था, डिफरेंट था, और आपका एटमॉस्फेयर जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, मतलब यहाँ पे एक ही एटम है, तो ये F माइनस बनाएगा, ये Cl माइनस बनाएगा, and this is Br minus and this is I minus. So the conjugate base of I minus is very stable because of more delocalization of the negative charge. तो वो वीक हो जाता है और सामने वाला करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. दिस इज़ द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, बट एज़ फार एज आई एम ट्राइंग टू कंपेयर ऑल द थिंग्स टुगेदर. तो यहाँ पे एसिडिटी जो है आपकी, जैसे कि मैंने समझाया, HI की ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ बिगर साइज़. आप इसमें भी लगा सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अल्कोहल के नीचे क्या आता है आपका सल्फ़र आता है. सो इफ़ समबडी आस्क यू अमंग CH3OH, ठीक है भाई, अब मैं SH ले लूँगा, थायोल ले लूँगा, ठीक है, तो CH3SH, तो इसमें कौन आएगा भाई ज़्यादा एसिडिक. इवन यू कैन हैव H2O ले लिया आपने, एंड देन H2S ले लिया. तो जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज़ जो है आपकी बढ़ती जाएगी सेंट्रल एटम की, तो वो ज़्यादा एंड ज़्यादा क्या होता जाएगा, एसिडिक. तो ये दोनों में एसिडिक ऑर्डर, ये एसिडिक ज़्यादा है, फ्री है. तो आई होप चार्ज एंड दिस रोल ऑफ एन एटम आपको समझा. चार्ज जितना पॉजिटिव होता जाएगा वो आपका उतना ही एसिडिक होते चला जाएगा. और एज़ फार एज द रोल ऑफ एन एटम इज़ कंसर्न, एटम का अगर आप मॉलिक्यूल्स देखोगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स आ रहे हैं, एटम्स क्या लेफ़्ट टू राइट वाले हैं क्या, अगर लेफ़्ट टू राइट वाले रहेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़ का डिफरेंस ज़्यादा आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द मोर एंड मोर एसिडिक. एंड जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है भाई, आपकी साइज़ बढ़ती है, तो जिसकी साइज़ बड़ी रहेगी वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा. रीज़न वही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है. अब आगे बढ़ते हैं रेजोनेंस, ठीक है. तो रेजोनेंस जो है, पहली बात तो रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई. तो अभी हम लोग यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे. जैसे कोई पूछ दे, थर्ड फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेजोनेंस. आपको मिल जाए मीथेनॉल एंड मिल जाए इथेनॉल, क्या मिल जाएगा भाई, मीथेनॉल एंड ये फिनॉल. तो क्या है, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, CH3O नेगेटिव, दिस इज़ योर फिनॉक्साइड एन. नाउ द कॉन्जुगेट बेस इज़ गेटिंग स्टेबलाइज्ड. ये क्या हो जाएगा भाई,
स्टेबलाइज हो जाएगा। इसको क्या है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको आपने ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, और ये बंदा क्या हो रहा है, स्टेबल। आर यू गेटिंग? सो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट बेस एंड दैट इज़ अ स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस एंड दैट इज़ strong acid. So among these two, if you talk about, this is a stronger acid, so we are able to judge because the conjugate base of phenol was stabilized due to the resonance. तो रेजोनेंस में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा रिंग के ऊपर घूमेगा, जबकि इसमें कैसा हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, उसको मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो जो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा वो स्टेबल होगा। तो क्योंकि पेयर जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग का नहीं बनता, एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। तो अगर कॉन्जुगेट बेस आपका वीक है तो बट ऑब्वियस एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वाज वन एग्जांपल। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द अनदर वन, दैट इज़ योर मिथाइल अल्कोहल एंड देन एसिटिक एसिड एंड देन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैसा है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, CH3O नेगेटिव। इसमें कॉन्जुगेट बेस क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसके कॉन्जुगेट बेस में क्या हो रहा है भाई, रेजोनेंस आ रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पे भी प्लस इफेक्ट आ रहा है, बट इसमें रेजोनेंस आ ही नहीं रहा है, उसको स्टेबलाइज होने का चांस ही नहीं मिल रहा है दिस मिथॉक्साइड आयन को। इसमें कैसा, ये लोन पर यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ अ रेजोनेंस। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एसिड के मामले में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है भाई, एक और देख लेते हैं, जस्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। आई हैव हियर डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, ये आपका हो जाएगा CH3, इसको CH और यहाँ पे मैंने एक H लगा दिया है। ठीक है, अच्छा इसको कंपेयर किया मैंने, और एक और लेता हूँ मैं, एज इट इज़ ही ले लेता हूँ, CH3 CHH। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये दोनों में आप कंपेयर करिए और आप ये बताइए कि मॉलिक्यूल फर्स्ट वाला और मॉलिक्यूल सेकंड वाले में कौन सा, ये जो रेड हाइड्रोजन मैंने दिखाया है, विच इज़ मोर एसिडिक। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कौन सा हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों को प्रोटॉन निकाल दीजिए। प्रोटॉन निकालने के बाद आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, इफ़ यू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम हियर यू विल गेट हियर CH2 नेगेटिव, देन CH3 डबल बॉन्ड CHH। ठीक है, एक ये बनता है। दूसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 माइनस बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है भाई, तो इसमें कैसा है ना, रेजोनेंस आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल मतलब ये वीक कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड जो होगा ये वाला जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, दिस इज़ मोर एसिडिक। दैट इज़ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आती है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और आपका फिनॉल है। सो विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, तो वो मैं बता देता हूँ। फॉर्मिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। अगर कोई आपसे कंपेयर पूछ रहा है, ये आपको दिया है फॉर्मिक एसिड और आपके पास दिया है एसिटिक एसिड, ठीक है, तो पूछेगा विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो सिंपल सी बात है भाई, दिस वन विल गिव यू कॉन्जुगेट बेस लाइक C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस क्या देगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नाउ दिस कॉन्जुगेट बेस यहाँ से जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट बेस जो आपको मिल रहा है ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज, उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा, या उसकी रेजोनेंस की जो टेंडेंसी उसको और कम कर देगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ना आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है। जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर रेजोनेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली हो रहा है
तो दैट इज़ मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वीक है। ये अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। ठीक है भाई, फिनॉक्साइड के साथ में भी करेंगे ना, फिनॉल के साथ में भी, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन में जो कॉन्जुगेट बेस मिलता है उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है, बट इफेक्टिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी में ज़्यादा होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। देखिए, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आप जीओसी में पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट फैक्टर्स को एक साथ कपल करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट भाई क्या होता है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका एसिडिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे मैंने ले लिया मान लीजिए फ्लोरीन, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Br, यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ। अच्छा, अब क्या है कॉन्जुगेट बेस, सॉरी इसको OH करना पड़ेगा, इसको भी OH करूँगा मैं। हाँ, तो ये यहाँ से प्रोटॉन दे देगा, वो भी वहाँ से प्रोटॉन दे देगा, तो कॉन्जुगेट बेस की बात करेंगे। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन का माइनस साइन। तो फ्लोरीन, क्योंकि सामने अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, आप उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप उसका इलेक्ट्रॉन को खींचिए, यू ट्राई टू डिस्पर्स दैट इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। आप अगर उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोलने का मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बंदा जो है, ये मिथिलीन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं दे पाएगा, अगर देता तो उसको अनस्टेबल कर देता। ड्यू टू द फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इसको अच्छे से वो क्या करेगा, खींचेगा एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन। तो बोलने का मतलब जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग बिहेवियर है वो इसका अच्छा है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसी में किसी ने समझने की कोशिश कर ली, अब मैं इसको और इसको ध्यान से एक साथ देख रहा हूँ, मैं कपल कर रहा हूँ, यहाँ पे CH कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप कितने हैं भाई, 2 हैं। मैं इसके और इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। सो दिस एंड दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। ये दोनों जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है। अभी मेरे को डिस्टेंस का बात करना है, तो डिस्टेंस वाला ज़रा ध्यान से देख लीजिए। दिस इज़ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 फ्लोरीन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH Cl बॉन्ड CH3। अब आपको पता है कि फ्लोरीन का जो पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन, बट हमको पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसका इफेक्ट जो है वो कम होते चला जाता है। मतलब जितना दूर से वो ऑपरेट करेगा कार्बन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, तो उसका इफेक्ट उतना आपको लगेगा ही नहीं। तो जैसे भी वो जितना दूर जा रहा है वो अपना डैमेज कम कर पाएगा, मतलब उसका इम्पैक्ट कम होते चला जाएगा। तो ये फ्लोरीन माना कि पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्लोरीन के सामने, बट उसका जो दूरी है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। सॉरी, इसको OH रखेंगे। तो बोलने का मतलब ये है जो डिस्टेंस है वो नेचर के ऊपर डोमिनेट करती है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन इज़ वेरी क्लोजर एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन, that is different story. Fluorine has a very strong electron withdrawing impact as compared to the chlorine. तो जैसे कि मैंने बता दिया डिस्टेंस डोमिनेट करती है ओवर द नेचर, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। बात समझ में आ रही है भाई सबको? ओके, तो ये आपका रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो गया था। अब मैं बात करूँगा ऑर्बिटल। तो अगर मुझे कोई दे दे P फ्लोरोबेंजोइक एसिड एंड P क्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, P फ्लोरो पैराफ्लोरो बेंजोइक एसिड एंड पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अब हमको समझना है कि विच इज़ मोर एसिडिक। सिंपल सी बात है,
बच्चा आई इफेक्ट लगा के बोल देगा भाई, ध्यान से देखिए। अब बच्चा क्या बोलने वाला है? बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे जो है ना माइनस का इफेक्ट ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया भाई, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कि कौन सा इफेक्ट लगेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ लगने वाला नहीं है भाई, क्योंकि ये केस है परफेक्टली मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए। क्योंकि मेसोमेरिक का केस कैसे बनता है, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और बगल वाले एटम के पास कोई भी एटम हो, मान लीजिए एक्स है, उसके पास लोन पेयर है, तो ये आइडियल कंडीशन है मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाने का। या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब ध्यान से ज़रा समझना, इलेक्ट्रॉन देना मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बॉन्डिंग ही होता है ना। व्हेन आई एम डोनेटिंग माई इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एडजेसेंट एटम, सो देयर इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मी एंड दैट फेलो। तो अगर आपने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में ये सुना होगा, पढ़ा तो होगा ही, कि जब दो एटम के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है तो उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है। अच्छी बॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी बहुत अच्छे से होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, फ्लोरीन जो है इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है। इसका जो है इसका 3p ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है। बात समझ में आ रही है भाई? तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2p ऑर्बिटल को ट्रांसफ़र करेगा, क्लोरीन भी वही काम करेगा, लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि कौन ज़्यादा करेगा। देखिए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है ना, तो भाई इसको स्टेबल नहीं करेगा, अनस्टेबल करेगा। बिकॉज दिस कार्बोक्सिलेट जो बन रहा है, दैट फेलो इज़ नॉट विलिंग टू गेट एन इलेक्ट्रॉन। उसकी इच्छा ये है कि मेरे को कोई ऐसा ग्रुप आए जो इलेक्ट्रॉन मेरा खींचे। तो ये जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन भी देगा, बट क्लोरीन कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी गैप, दैट इज़ 3p एंड 2p। तो बोलने का मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन देगा तो सही बात है, ये खुश रहेगा क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज को कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये ज़्यादा देगा तो ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या करता था, माइनस से लगा के बोल देता था ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, तो गलत हो जाता था। सो आई गेस दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑर्बिटल का रूल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट दो चीज़ों में मिलता है, बेंजोइक एसिड में मिलता है और एनिलीन में मिलता है। ठीक है, नो सी व्हाट इज़ ऑर्थो इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन कंसेप्ट। व्हाट इज़ ऑर्थो इफेक्ट? ठीक है भाई, ये दो लोग ही दिखाते हैं, बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। अब देखिए, बेंजोइक एसिड अगर आप बात कर रहे हैं, अब मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा दिया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ऑर्थो पोजीशन पे या तो डोनेटिंग लगाया जाए या तो विड्रॉइंग लगा दिया जाए, और बेंजोइक एसिड के केस में वो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पैरा एंड द मेटा। ये जस्ट है, तो मैं भी रीज़न दे रहा हूँ आपको, रीज़न क्या बन सकता है। ये दोनों में कोई कंपेयर करेगा तो भाई लॉजिकली हम लोग क्या लगा देंगे, इसका प्लस आई लगा देंगे, तो प्लस आई लगा देंगे तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन कम रख रहा है तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चा बोलेगा ना प्लस आई इफेक्ट आने से एसिडिटी बढ़ती है, ये करती है, बेसिसिटी बढ़ती है, तो एसिडिटी कम होती है, ऐसा लोगों का मानना होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारा का सारा रोल जो है ना इसी का है। तो ऑर्थो ग्रुप के ऊपर ईडीजी ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर एसिड। रीज़न देखिए, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ये बन गया, और इसका कॉन्जुगेट बेस
अच्छा, अब हमको ये समझना है भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, इस कॉन्जुगेट बेस का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज करेगा तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा, जो कि इस केस में होता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप इफ़ेक्टिवली लेकर आएंगे तो वो जो बंदा है वो स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग, ये भाई इसको ना प्लेन से बाहर कर देता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो पाएगा जब दोनों एटम एक प्लेन में रहेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जब आप क्या बात करते हो, जब आपके पास ये ऑर्बिटल है, मान लीजिए एक्स वाई, तो जब आप एक ये अगर z है मान लीजिए, तो ये भी z में ही होना चाहिए, तभी इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अगर ये x में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। दे शुड बी इन द सेम प्लेन इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप पाई बॉन्ड कैसे बनाते हो? लैटरल ओवरलैपिंग ही करते हो ना। अच्छा, तो बोलने का मतलब ये कि जब दो एटम आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग, दे आर इन द सेम प्लेन। तो मिथाइल ने उसको प्लेन के बाहर कर दिया। प्लेन के बाहर कर दिया तो उसको तो फ़ायदा ही हो गया। क्यों फ़ायदा हो गया? फ़ायदा इस प्रकार हो गया क्योंकि अब वो अपना इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, तो ये अब नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड हो सकता है। तो बोलने का मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस प्रकार आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों के बीच में वो घूम रहा है भाई आपका नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आपने देखा तो बोलने का मतलब ये है कि देयर इज़ मोर इफेक्टिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बंदा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ये अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये हो जाएगा वीक। अगर ये वीक कॉन्जुगेट बेस बन गया तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ठीक है। एनिलीन के केस में कैसा होता है? एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए वो वीकर बेस बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? वीकर बेस। आई होप ये आपको समझा होगा ऑर्थो इफेक्ट। अब मैं 2-3 फेवरेट चीज़ें बता देता हूँ, आपने सुना ही होगा इसको। अगर आप फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं? फ्रिडल-क्राफ्ट, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो कभी भी फ्रिडल-क्राफ्ट करते ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप एनिलीन एंड आप फिनॉल एंड टॉलिन ले लिया मैंने, किस में आपका फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन हो पाएगा और रीज़न क्या है? देखिएगा, सिंपल सी बात है, इसी के अंदर हो पाएगा। ये दोनों में तो डिफ़िकल्टी है, ये जाएगा बट प्रॉब्लम देता है। ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ध्यान से देखो, ये आपका एक प्रकार से कैसा है ना, इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है लुईस एसिड के साथ में कंबाइन कर जाएगा AlCl3 के साथ में। ठीक है, तो क्या बना देगा? सॉल्ट बन गया। और नाइट्रोजन विद द पॉजिटिव चार्ज इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ये खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पुअर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपका सिस्टम इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए। तो बोलने का मतलब एनिलीन के साथ में फ्रिडल-क्राफ्ट पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ लुईस एसिड ओनली। इसमें आ जाओ, अगर आपने इसमें असाइलेशन किया तो इसमें 2 प्रोडक्ट मिल सकता है, एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है और एक पैरा पे जा सकता है। ध्यान से देखिए, अगर आपने लिया है ठीक है, तो ये यहाँ अटैक करके ये ऊपर शिफ्ट करेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, Cl निकल जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है भाई, इस्टर है ये।
अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, इसके पैरा पोजीशन से बॉन्ड बनाएगा वो, इसका भी मैकेनिज्म है, C डबल बॉन्ड हो CH3। अच्छा, एक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और एक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अच्छा, ऑर्थो एसाइलेशन है ये आपका, मतलब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट कर रहा है, ये आपका कार्बन से कनेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखना है कि भाई यहाँ पे कैसा ना कि दो पाथ मिल गए, तो इसका इल्ड जो है ना भाई बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसको इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग फिनॉल को लेते ही नहीं है फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से भी बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ये जो है ना आपका एज अ बाइडेंटेड का काम करता है फिनॉल। बाइडेंटेड का मतलब कैसा है, एक बार यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और एक बार यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, आर यू गेटिंग। तो जितना जगह सोर्सेस से वो बॉन्ड बना रहा है, मतलब ओवरऑल उसका जो अमाउंट है प्रोडक्ट बनने का वो कम होते चला जाएगा। सो दैट्स वाई फिनॉल एंड एनिलीन को हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट में नहीं एज्यूम करते हैं, दिस इज़ ओनली पॉसिबल केस। आई होप समझ में आ गया, ये फंडामेंटल चीज़ थी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था वही फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी, आई गेस आपको अच्छे से समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।